अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद ज़ीशान, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। बेटा जी, आज हम एमडी कैट का लेक्चर 1 शुरू करेंगे। जो हमारा चैप्टर 1 है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, उस चैप्टर को शुरू करेंगे। इसके अंदर बेसिकली जो मेन कंसेप्ट है वो स्टोक्योमेट्री का है। सो हम स्टोक्योमेट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर होगा ये इट विल बी अबाउट बेसिक डिटेल्स के जिनकी मदद से हम बेटा बड़े आराम से स्टोक्योमेट्री को कवर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो बेटा हम शुरू करेंगे कहाँ से? मैटर से, कि मैटर क्या होता है, मैटर कितनी तरह का होता है, और वहां से डिटेल शुरू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक ले लें और साथ साथ में लेक्चर नोट करते जाएं। जहां जहां पे आपको लग रहा है कि लेक्चर आगे निकल रहा है और मैं नहीं लिख पा रहा, वहां लेक्चर को पॉज कर लें और पॉज करके लेक्चर को साथ साथ नोट करते जाएं और समझते जाएं। एटलीस्ट आफ्टर एवरी स्लाइड you should take at least 2 to 3 minutes to write that particular slide. बट हर स्लाइड के दौरान आप लेक्चर बोर्ड पे ही देखेंगे और लेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। MDCAT is not about rhetoricization, it's all about clearing concepts। जितने आपके कंसेप्ट्स ज्यादा अच्छे होंगे, जितने आपके कंसेप्ट्स स्ट्रांग होंगे, इतना ज्यादा आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं MDCAT में। सो लेट्स स्टार्ट। मैटर। तो बेटा मैटर क्या होता है? मैटर कहते हैं बेटा उस चीज को, हर उस चीज को जिसके पास मैस भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। ये नहीं, मैटर की हमारे पास जो सादा सी डेफिनेशन है कि मैटर हैज एनीथिंग दैट हैज मैस एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। यानी मैटर की दो आपके पास कंडीशंस हैं मैटर किसी चीज को होने के लिए। इसके पास मैस हो और वो क्या करे, ऑक्यूपाई करे स्पेस को, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। हम अपनी नेचर में देखें तो हमारे पास या तो मैटर है या एनर्जी है। तो बेटा जो एनर्जी है वो मैटर नहीं है, और जो मैटर है वो मैटर एनर्जी हो सकती है। आगे आप डिटेल कंसेप्ट में जाके पढ़ेंगे, इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। लेकिन बेटा नॉर्मल स्टेट्स में जो मैटर है वो एनर्जी नहीं है, जो एनर्जी है वो मैटर नहीं है। हम ब्रॉड केमिस्ट्री के टर्म में ये कह सकते हैं, हाँ इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर एनर्जी होता है, लेकिन वो एक फिजिक्स का कंसेप्ट है, एक डिफरेंट कंसेप्ट है। हम एक डिफरेंट बेस में चले जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैटर क्या होता है बेटा? एनीथिंग दैट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस, ये मैटर है। तो अब बेटा मैटर आपके पास दो तरह का होता है। एक होता है आपके पास प्योर मैटर और एक होता है आपके पास इम्प्योर मैटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैटर कितनी तरह का हो गया आपके पास, यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं साथ साथ में। एक होता है बेटा आपके पास यहाँ पे इम सॉरी इम्प्योर मैटर, और दूसरा होता है आपके पास प्योर मैटर। जो इम्प्योर मैटर है और जो प्योर मैटर है, हर एक के अपने। इम्प्योर मैटर को बेटा हम बोलते हैं केमिस्ट्री में मिक्सचर, और जो प्योर पीस ऑफ मैटर होता है बेटा उसको बोलते हैं हम सब्सटेंस। बेटा इस स्लाइड में ना हम, क्योंकि मिक्सचर छोटा सा है और स्लाइड की कम जगह बाकी बच गई है, तो फिर हम मिक्सचर को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई पूछे बेटा कि मिक्सचर क्या होता है, तो सिंपली हम कहेंगे कि मिक्सचर इम्प्योर पीस ऑफ मैटर होता है, फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलता है। इसमें कोई केमिकल दो जो आपस में जिन इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करते हैं मिक्सचर बनाने के लिए, बेटा उन, या वो पहले से मिक्स हुई होती हैं, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, यानी उनकी फिजिकल कम्बिनेशन होती है। अब बेटा ये जो मिक्सचर है आपके पास, ये दो तरह का हो सकता है। इट कैन बी फर्दर ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी होमोजीनियस और इट कैन बी हेट्रोजीनियस। तो बेटा हो सकता है ये आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर हो, और दूसरा ये हो सकता है आपके पास
हेट्रोजीनियस मिक्सर। अगर ये मिक्सचर आपके पास बेटा होमोजीनियस है तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डज द वर्ड टर्म होमोजीनियस मिक्सचर्स मीन? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है बेटा कि मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। आपके पास जिस बर्तन में आपने मिक्सचर डाला हुआ है, लेट से मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलाबोरेट कर देता हूँ एग्जांपल से। ये आपके पास बेटा एक छोटा सा कंटेनर है, एक गिलास है, एक फ्लास्क है, व्हाटसोएवर यू मे कॉल इट एज। बेटा इसके अंदर एक मिक्सचर पड़ा हुआ है, लेट से मैं कहता हूँ ये सॉल्ट यानी NaCl और वाटर का है, टेबल सॉल्ट और वाटर का है, कोई सॉल्ट नहीं, नॉर्मल ये टेबल सॉल्ट और वाटर का है। तो बेटा अगर मैं देखूं तो इसके पास मैं इसके डिफरेंट पोर्शंस बना लेता हूँ। लेट से मैं ये कह देता हूँ कि एक ये वाला पोर्शन है इसका, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इस तरह छोटे छोटे सारे पोर्शंस बना देता हूँ। तो जो कंपोजिशन इस पोर्शन वन की होगी वही पोर्शन टू की, वही पोर्शन थ्री की, वही फोर की, वही फाइव, यानी इसकी थ्रू आउट द मिक्सचर ओवरऑल पूरे कंटेनर के अंदर अगर मैं यहाँ पे और भी बनाऊं इसी तरह, तो बेटा जितने भी इसके जो छोटे छोटे मैं पोर्शंस बनाऊंगा उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगी। वो जितना सॉल्ट यहाँ पे वन में है इतना ही टू पे होगा, इतना ही थ्री पे होगा, इतना ही फोर पे होगा, इतना ही फाइव पे होगा। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं वन से उठाऊं तो जो टेस्ट होगा वही टू वाला होगा, वही थ्री वाला होगा, वही टेस्ट भी सेम होगा सॉल्टी वाटर का। तो बेटा ये है आपके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला मिक्सचर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला जो मिक्सचर होता है बेटा इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं सोल्यूशन। आप लोगों ने सोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी। सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस, वन विच इज ग्रेटर, उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर सल्यूट्स। सो आपके पास क्या होगा? ये सोल्यूशन। और अगर ये सोल्यूशन है, ये होमोजेनियस है, तो बेटा यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि ये फिर फेज भी है। फेज उसी चीज को कहते हैं जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। अब बेटा आपके पास जो दूसरा मिक्सचर है डेट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहते हैं जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो। अगर मुझे पूछे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है तो मैं कहूंगा जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, यानी उसकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। मतलब अब मैं ये कहूं कि अगर मैं इसी तरह का वन टू थ्री फोर का जैसे सोल्यूशन में बनाया एक बॉक्स बनाऊंगा तो वन की कंपोजिशन टू से डिफरेंट होगी, या वन और टू की सेम होगी, थ्री की डिफरेंट होगी। सो उसकी कंपोजिशन सेम नहीं होगी थ्रू आउट, उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी। तो बेटा इस चीज को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप एग्जांपल्स ले सकते हैं बेटा। आपके पास घर में अगर आप देखें तो सस्पेंशन होते हैं, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, आप वाटर के अंदर उसे डिसॉल्व करते हैं लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होता, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जो सस्पेंशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसी तरह अगर आप घर के अंदर जो सीरप्स वगैरह यूज करते हैं दे आर मोस्टली कोलाइड्स। सो बेटा जितने भी आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं वो दो तरह के हैं। फिर अभी आपको पता चल गया है कि एक होते हैं बेटा कोलाइड्स और दूसरे हो सकते हैं वो सस्पेंशंस। कोलाइड्स में बेटा मोटी सी बात, अगर आप हम मोटा मोटा ये, वैसे आपके सिलेबस में कोलाइड सस्पेंशन द्वारा शामिल नहीं है, सोल्यूशन वाला चैप्टर नहीं शामिल, लेकिन अगर हम देखें तो कोलाइड्स के पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सेटल डाउन नहीं होते, जबकि सस्पेंशन के जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सेटल डाउन हो जाते। कोलाइड की एग्जांपल में मैंने आपको सिरप दे दिया, सस्पेंशन में मैंने MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बता दिया। या इससे भी बेहतरीन एग्जांपल, आप सैंड और वाटर को मिक्स कर दे तो सैंड नीचे बैठ जाती है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। और फिर हम इसको बेटा डिस्टिंग्विश करते हैं, आपको पता है कि किससे? टेंडल इफेक्ट से, कि सॉल्यूशंस जो हैं वो टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते, और कोलाइड्स और सस्पेंशन जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो शो करते थे, और उस वजह से हम क्या कहते थे कि ये टेंडल इफेक्ट शो करते हैं।
लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो ये है कि ना तो आपके पास कोलाइड और ना ही सस्पेंशन, इन दोनों में से कोई एक भी ये फेज नहीं है। नॉट फेजेस। फेज क्या है बेटा? जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, यानी आपके पास सोल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो क्या होता है बेटा? फेज होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर फेज नहीं होता। सो यू कैन राइट दिस स्लाइड। चलें जी बेटा, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा इस स्लाइड के अंदर सब्सटेंस की फर्दर कैटेगराइजेशन के बारे में, कि सब्सटेंस कितनी टाइप्स का होता है वगैरह वगैरह। अगर बेटा हम सब्सटेंस को देखें तो सब्सटेंस भी बेटा फर्दर दो तरह का होता है। सब्सटेंस हो सकता है कोई एलिमेंट हो, या हो सकता है कोई कंपाउंड हो हमारे पास। एलिमेंट भी हो सकता है, और हमारे पास कंपाउंड भी हो सकता है। अब बेटा सब्सटेंस को मैंने कहा था प्योर पीस ऑफ मैटर, तो इसका मतलब है कि एलिमेंट भी प्योर होता है और कंपाउंड भी प्योर होता है। और जब एलिमेंट प्योर है, कंपाउंड प्योर है, तो इसका मतलब है इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। H2 है तो सारा H2 ही है, N2 है तो N2 ही है, वाटर है तो वाटर ही है, NaCl है तो NaCl है। तो चाहे सब्सटेंस कोई भी हो, वो हमेशा बेटा क्या होगा फिर? फेज होता है। यानी होमोजीनियस मिक्सचर और सब्सटेंस क्या होते हैं? फेज होते हैं। एलिमेंट भी फेज है, कोई कंपाउंड भी फेज है, होमोजीनियस मिक्सचर भी फेज है, लेकिन आपके पास जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो फेज नहीं। एलिमेंट के बारे में कहा जा सकता है बेटा, हम ये लिख सकते हैं कि ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। ये बेसिक सा डिफरेंस है एलिमेंट और कंपाउंड में, कि ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। और कंपाउंड के बारे में हम कह सकते हैं कि बेटा ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। जैसे कि बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास H2 है, N2 है। तो H2 में दोनों एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। N2 में दोनों नाइट्रोजन के हैं। इसी तरह P4 में चार के चार किसके हैं? फास्फोरस के। S8 में आठ के आठ किसके हैं? सल्फर के हैं। इसी तरह अगर O3 को देखें तो बेटा सारे ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स है। और बेटा साथ में अगर हम देखें, सोडियम एलिमेंट है, मैग्नीशियम एलिमेंट है, गोल्ड एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट है। इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, ये सारे के सारे क्या हैं? ये एंटिटीज हैं, ये सारी की सारी एलिमेंट्स। यानी एलिमेंट हमें अभी जो मैंने एग्जांपल्स दी, इससे आप ये कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि एलिमेंट भी फर्दर दो तरह का हो। एक हो सकता है बेटा ये आपके पास कोई हो एटॉमिक फॉर्म में, कोई एटम हो या बंच ऑफ एटम हो। और दूसरा हो सकता है ये होमो एटॉमिक मालिक्यूल। दोनों हो सकते हैं। एटम की एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो एटम की एग्जांपल्स में आ जाएगा बेटा आयरन, गोल्ड, सोडियम, मैग्नीशियम, सिल्वर। इस तरह के जितने भी हैं बेटा जो एटॉमिक फॉर्म में, मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर सोडियम एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो हैं बेटा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो मालिक्यूलर नॉन मेटल्स की तरह मालिक्यूल्स नहीं बनाते। तो वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन होंगे क्या? वो एलिमेंट। तो इसका एक मतलब है बेटा कि एक एटम है तो भी एलिमेंट है। आयरन के बहुत सारे एटम्स मिलकर आयरन का एक पीस बनाते हैं तो भी एलिमेंट। तो मैं ये कह सकता हूं कि हर एक एटम एलिमेंट होता है, लेकिन हर एलिमेंट एटम नहीं होता है। एलिमेंट के अंदर एक से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं, और वो होमो एटॉमिक मालिक्यूल भी हो सकते हैं। सिमिलरली बेटा
अगर हम होमो एटॉमिक मालिक्यूल को देखें तो यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल आएंगी बेटा। आपके पास आ सकती है H2, ये डाई एटॉमिक मालिक्यूल, O2, N2, और फिर इसी तरह आपके पास आएगा P4, S8, O3। इस तरह के जो एटम्स हैं बेटा, वो सारे के सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे। अब देखो, H2 में दोनों हाइड्रोजन है, O2 में दोनों ऑक्सीजन है, N2 में दोनों नाइट्रोजन है, P4 में चार के चार फास्फोरस के हैं, S8 में आठ के आठ किसके हैं बेटा, सल्फर के हैं, O3 में तीनों के तीन ऑक्सीजन के हैं। तो ये सारी के सारे जो हैं, ये आपके पास सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बने हैं। तो इसलिए इनको क्या कहेंगे बेटा, एलिमेंट कहेंगे। और एलिमेंट में क्या है फिर बेटा, ये होमो एटॉमिक मालिक्यूल। ओके, ये थी बेटा हमारे पास एलिमेंट की कहानी। एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन से, एक एलिमेंट को दूसरे, मतलब हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शन से तो कन्वर्ट करने से रहे, नहीं कर सकते। ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन में, आयरन को गोल्ड में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो इसका मतलब है बेटा कि आप एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन से एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। और अब बेटा देखें, जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और वो केमिकली मिलते हैं, तो फिर बनते हैं बेटा कंपाउंड। वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। अब कंपाउंड को अगर आप देखें, तो कंपाउंड भी फर्दर दो तरह का होता है आपके पास। कंपाउंड हो सकता है आपके पास कोई, सॉरी यहाँ पे मैं दूसरा लिख लेता हूँ, चाहे साथ साथ में बाद में वो करना पड़ेगा। हो सकता है बेटा वो आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड हो, और हो सकता है बेटा वो आपके पास आयनिक कंपाउंड हो। अगर आप कोवेलेंट कंपाउंड की बात करते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड मजीद मिलके बनते हैं बेटा हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल्स। क्या मतलब है बेटा, मतलब वाटर का एक मालिक्यूल, दूसरा मालिक्यूल, तीसरा एक हेट्रोटॉमिक मालिक्यूल है। जब वाटर के बहुत सारे मालिक्यूल होंगे, तो मैं कहूंगा कि वाटर एक कंपाउंड, राइट। अब इसी तरह मेरे पास SO2 है। यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लिख भी देता हूँ। SO2 है, H2S है, HCl है, वाटर है। ये सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स है बेटा, जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हैं, उनको कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे। और ये कोवेलेंट कंपाउंड, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल जब मिलेंगे तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। अब दूसरे हैं बेटा आपके पास आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स मिलकर बनते हैं बेटा फार्मूला यूनिट्स। सेम, एक NaCl, दूसरा NaCl, तीसरा NaCl। हर एक NaCl क्या है बेटा, एक फार्मूला यूनिट है। और वो फार्मूला यूनिट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, आयनिक कंपाउंड। बहुत सारे NaCl एक आयनिक कंपाउंड, बहुत सारे KCl एक आयनिक कंपाउंड। तो एक वो जो बेसिक एंटिटी है, वो फार्मूला यूनिट है आयनिक कंपाउंड में। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल लिख लें, NaCl, KCl, ETC, और भी बहुत सारे MgO आप लिख सकते हैं, बाकी बहुत सारे लिख सकते हैं। तो बेटा ये है आपके पास एटम, होमोएटॉमिक या हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और फार्मूला यूनिट। यहां से हम बेसिकली स्टोइकियोमेट्री में जाएंगे कि अगर आप और से देखें, तो एटम के मैस को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मैस। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख भी देता हूँ, ये काम बाद के करने का है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ कि यहीं से हम लेके जाएंगे। एटम के मैस को क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक मैस। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है या हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसके मैस को क्या बोलेंगे, है तो मॉलिक्यूल ना, सो बोलेंगे मॉलिक्यूलर मैस। सॉरी, ये हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और बेटा
आइए, ये फार्मूला यूनिट के मैथ्स को क्या बोलेंगे हम? फार्मूला मैथ्स। सो बेटा ये आपके पास एटॉमिक मैस भी होता है, मोलर मैस जिसके यूनिट होते हैं एएमयू या ग्राम पर मोल। मालिकुलर मैस भी होता है बेटा आपके पास, मोलर मैस एएमयू। फार्मूला मैस भी क्या होता है आपके पास? मोलर मैस होता है। तो उसको एएमयू या ग्राम पर मोल यूनिट्स होते हैं। तो जब इस एटॉमिक मैस ऑफ एटम, मालिकुलर मैस ऑफ मालिक्यूल, या फार्मूला मैस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड या फार्मूला यूनिट को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे यूनिट्स चेंज करके, तो उसको हम क्या कहेंगे? वन मोल। ये कहानी आगे मजीद डिटेल से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये स्लाइड आप नोट कर सकते हैं। डन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है बेटा जो आप हमारे पास वो एक टेबल है, और उसके बाद हम उसी कहानी की तरफ चलते हैं जो पीछे मैंने आपको ये बताई है कि हमारे पास ये मोलर मैस वगैरह या मोल वगैरह इन्हीं कहानी की तरफ चलेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा बेटा टेबल है, वो टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प हेल्प मिलेगी। और बेसिकली अगर कोई आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है तो इस टेबल की मदद से आपकी वो कंफ्यूजन कम से कम दूर हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा एज्यूम करें हमारे पास जितने भी चीजें हैं, अभी मैंने कहा या तो वो हो सकती है कोई एटम हो, या हो सकता है वो मालिक्यूल हो, होमोएटॉमिक है या हेटेरोएटॉमिक है, या कोई फार्मूला यूनिट हो आयनिक कंपाउंड का, या फिर कोई आयन। ये एक छोटा सा टेबल है बेटा, आप बना लें, विल हेल्प यू अलॉट। पहली चीज है कि बेटा इनके मोलर मैसेज हैं हमारे पास। फिर हैं हमारे पास इनके मोल्स हैं बेटा। और फिर मैं इनको लिखूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये याद रखें। ये पीछे बात मोरलेस हो भी चुकी है, लेकिन ये फिर भी ऐसे लिखा हुआ बेटा बहुत कम आपको मिलेगा। एटम के मोलर मास को हम बोलते हैं बेटा एटॉमिक मास, या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास जो आप कहते थे, जिसका यूनिट होता था एएमयू। मालिक्यूल के एटॉमिक जो मोलर मास होता है उसको बोलते हैं मालिकुलर मास, और ये इक्वल होता है सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मालिक्यूल। जितने भी एटम्स हैं उन सब के मोलर एलिमेंट्स, उनके एक एक एटम का, या जितने जितने उनके एटम्स मालिकुलर फार्मूले के अंदर मौजूद है, उनको ऐड करेंगे और सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका मालिकुलर मास आ जाएगा। फार्मूला यूनिट का जो मोलर मास होता है बेटा उसको हम बोलते हैं फार्मूला मास, या आयनिक कंपाउंड का जो होता है बेटा वो ज़ाहिर है फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड ही होता है बेटा बेसिकली। आयन का जो होता है उसको बोलते हैं बेटा आयनिक मास। और इन सब का जो यूनिट होता है बेटा दैट इज एएमयू या फिर ग्राम पर मोल। अगले लेक्चर में ये एएमयू और ग्राम पर मोल की अगली स्लाइड में सॉरी कहानी करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कंसंट्रेट करें। एटम के जो मोल्स होते हैं ना बेटा, एक तो नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं ना इन सबको ही, जैसे सारे मैसेज को, एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को, आयनिक मास को हम जनरली मोलर मास कह देते हैं। लेकिन एटम के मोल्स को स्पेसिफिकली टर्म्स भी यूज की जाती हैं, वो होती है बेटा ग्रेम एटम्स। तो अगर कोई कहे कि नंबर ऑफ ग्रेम एटम्स फाइंड करने हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना। और अगर कोई ये कहे, मैं साथ ही लिख देता हूं कि अगर कोई कहे नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, तो फिर पार्टिकल्स। तो बेटा अगर गौर से देखें, अगर एटम्स के पीछे ये लफ्ज ग्राम लगा हुआ है ना,
ये वाला लफ्ज, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ये ग्राम। ये लगा हुआ है तो मोल्स हैं, और अगर ये नहीं लगा हुआ है एटम्स के पीछे तो पार्टिकल्स। सेम इज द केस फॉर द रेस्ट, कि अगर आपके पास ग्रेम मालिक्यूल फाइंड करने हैं तो फिर क्या होगा बेटा, ये आपके पास मोल्स होंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ ग्रेम मालिक्यूल्स का मतलब, और नंबर ऑफ मालिक्यूल्स फाइंड करने हैं तो फिर मतलब है पार्टिकल्स। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्रेम फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने हैं, तो ये नंबर ऑफ मोल्स है। और अगर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने हैं तो ये आपके पास क्या है बेटा, पार्टिकल्स। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्रेम आइंस फाइंड करने हैं आपने, तो ये हैं आपके पास मोल्स। और नंबर ऑफ आइंस फाइंड करने हैं, या नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आइंस, नेगेटिवली चार्ज आइंस, तो बेटा वो क्या होंगे आपके पास, ये। तो अगर बेटा वही वाली कहानी है, वही वाली बात है कि मैंने अभी आपको बताई कि पीछे ग्रेम लगा है या ग्रेम नहीं लगा। तो अगर ग्रेम लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, देखें ग्रेम लगा हुआ है तो इसका मतलब है आपने मोल्स फाइंड करने हैं। अगर ग्रेम नहीं लगा तो इसका मतलब आपने पार्टिकल्स फाइंड। ओके। अब जो बेटा कोई पूछे कि मोल की यूनिट क्या होती है, सो मोल का फार्मूला आपको पता है, मैस बाई मोलर मैस, मैस का ग्रेम, मोलर मैस का ग्रेम पर मोल। तो यूनिट क्या हो गए बेटा, मोल। ये नहीं कहना कि नंबर है तो नंबर का कोई यूनिट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओबियसली नंबर्स हैं, तो ये इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ओके। तो अगर आप देखेंगी तो बेटा ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम पर मोल, तो ग्राम तो ग्राम से कट गया और पर मोल ऊपर जाके क्या बन जाएगा आपके पास, मोल बन जाएगा। ओके। सो ये इसको भी आप बेटा नोट कर लें इस स्लाइड को। डन, मूव फॉरवर्ड। अब बेटा वही एएमयू वाली थोड़ी सी कहानी करते हैं, और ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको एक बात कही कि जो 1 एएमयू है वो किसके बराबर होता है, 1 ग्राम पर मोल के। और यहां से बेटा एमसीक्यू भी हम डिस्कस करेंगे, या फिर मैं उसको कह सकता हूँ कि ये होता है 1.6666, तो मैं 67 लिख लेता हूँ। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन ये है, 66667 लिख लें आप बेशक। मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻24 ग्राम के। या फिर मैं लिख सकता हूँ 1.67 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब बेटा इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स से। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये देखो मैंने कहा कि 1 एमयू किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम पर मोल। सो मोल के अंदर आपको पता है 1 ग्राम डिवाइडेड बाई एन ए, तो इससे आप डिवाइड करके देख लें तो आपके पास आंसर यही आएगा, यानी ग्राम तो इधर ही रहेगा। तो क्या बन गया, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम आएगा। तो जब आप इसे किलोग्राम में डिवाइड करेंगे तो 1000 से डिवाइड भी कर दे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही है ना, 1000 का मतलब 10⁻³ से डिवाइड भी कर दे, मल्टीप्लाई भी कर दें, और 10⁻³ से डिवाइड भी कर दें। ये जो पावर 3 जो मल्टीप्लाई हो रही है वो किलो बन जाएगी, और जो डिवाइड हो रही है ये ऊपर जाके -3 बन जाएगी। सो इट विल बिकम 1.67 × 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻3, और ये वाला बन गया बेटा किलो। सो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। अब बेटा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो यहाँ पे दो तरह के आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं, ये एमसीक्यूज टाइप बेस। वो ये है, एक तो कोई आपको ये पूछ सकता है बेटा
कि एक एटम का और एक मोल का। फॉर एग्जाम्पल, कोई एटम है बेटा आपके पास, मालिक्यूल है आपके पास, फार्मूला यूनिट है आपके पास, तो उसका आपके पास क्या है, मैस कितना है। और दूसरी साइड पे आपसे पूछा जा सकता है कि बेटा एक मोल का कितना है, यानी ग्राम एटम, ग्राम मालिक्यूल या ग्राम फार्मूला यूनिट का। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको समझाने के लिए आपको मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल ले ली। तो लेट्स से मैं कहता हूँ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये होगा बेटा 1 AMU या 1 ग्राम पर मोल। लेकिन अगर कोई मुझे कहता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं सीधा सीधा कहूंगा 1 ग्राम, यानी यूनिट आप ग्राम में लिख दे तो ये 1 मोल का मैस आ जाएगा। बेटा यहाँ पे सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 AMU। लेकिन जब मुझे कोई कहता है 1 मोल ऑफ वाटर, तो मैं क्या कहूंगा, 18 ग्राम। यहां तक तो मतलब आपको ये बात समझ आ गई कि जब आपके पास एक इंटिटी की बात होगी, एक एटम की बात होगी, एक मालिक्यूल की बात होगी, तो आपने यूनिट AMU या ग्राम पर मोल लिखना है। और जब आपके पास मोल की बात होगी तो आपने यूनिट ग्राम लिखना है एक मोल के। अब लेट्स, कोई कहता है कि नहीं जी, हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मैस चाहिए लेकिन ग्राम किलोग्राम में। तो आपको पता है बेटा, AMU की जगह उसकी वैल्यू पुट कर ले। तो क्या बन जाएगा, ये वाला वैल्यू बन जाएगी 1 पॉइंट। जो आपने किलोग्राम में फाइंड करना है तो किलोग्राम वाली वैल्यू पुट कर ले, और ग्राम में फाइंड करना है तो ग्राम वाली वैल्यू पुट कर ले। मोर स्पेसिफिकली मैं वाटर का फाइंड करके बता देता हूँ। लेट से मैंने एक मालिक्यूल ऑफ वाटर का किलोग्राम में फाइंड करना है मैस। मैं कैसे करूंगा, 18 मल्टीप्लाई विद AMU की वैल्यू पुट कर दूंगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और ये आ जाएगी बेटा मेरे पास किलोग्राम। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, वाटर के एक मोल का, एक मालिक्यूल का किलोग्राम में क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, मैस आ जाएगा। राइट। तो एक तो ये MCQs आ सकता है यहां से कि व्हाट इज द मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन किलोग्राम इन ग्राम। एक मालिक्यूल का ग्राम किलोग्राम में फाइंड करना हो तो पहले आप एक मालिक्यूल को AMU के साथ लिखें, और AMU की जगह 1.67 इंटू 10⁻⁻27 या -24 डिपेंडिंग अपॉन यूनिट ग्राम या किलोग्राम, आप उसको मल्टीप्लाई करके निकाल। और अगर आपको कोई पूछता है कि एक एटम का AMU में बताएं, तो सिर्फ सीधा सीधा आप बता सकते हैं बेटा कि 1 मॉलिक्यूल का या 1 एटम का या 1 फार्मूला यूनिट का जो भी उसका मोलर मैस है उसके साथ आप AMU लगा लें। लेकिन अगर कोई पूछता है 1 मोल का क्या है, तो 1 मोल के साथ आप वैल्यू जो यूनिट लगाएंगे बेटा वो ग्राम की लगाएंगे। डन। अब थोड़ा सा इसको, इसी कंसेप्ट को आगे लेके चलें तो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कहता है 2 मोल का कितना है हाइड्रोजन का, तो मल्टीप्लाई विद 2। 5 मोल का कितना है तो मल्टीप्लाई विद 5। 12 मोल्स का कितना है तो मल्टीप्लाई विद 12। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि हमारे पास मैस किसके बराबर आएगा, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको एक मोल के मैस से क्या कर देंगे, एक मोल का जो मैस होता है उसको क्या बोलते हैं, मोलर मैस। तो ये फार्मूला यहाँ से इजाद हुआ था, जो आप लोगों ने सोचा पता नहीं कहाँ से आसमान से उठा के लिख लिया और आपको रटवा लिया, ये यहाँ से आया था। ओके, सो ये स्लाइड भी आप नोट कर सकते हैं बेटा। जी बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जो पीछे हमने बातें की हैं इन्हीं को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ बेटा 1 एटम ऑफ कार्बन, तो मैं क्या कहूंगा 12 AMU है। मुझे कोई कहता है कि इसका ग्राम में
में मैस फाइंड करके बताओ, तो मैंने सिंपली क्या करना है, 1 एटम ऑफ कार्बन, उसको मल्टी क्या कर देना है, 12 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 से, ग्राम में फाइंड करना है। तो ये बेटा जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, मैं उसको क्या कर लूंगा, ग्राम्स में लिख लूं। इसके लिए कोई आपको लंबी वेरी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप देखें 12 मल्टीप्लाई विद 1.5 होता, तो 1.5 का मतलब ये 18, सो 18 19 आपके पास आ जाएगा टोटल आंसर। सो 1.9 बन जाएगा ये आपके पास। तो 1.9 इंटू 10 पावर 23 के करीब करीब आंसर आ जाएगा। आप इन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके तो पावर को एक पीछे ले आए, तो ये आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेटर की। विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये 12 को आपने, देखें बेटा, किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1.67 की जगह आप यूं समझ लें कि ये 1.5 है। तो 1.5 का मतलब क्या होगा, ये डबल नहीं होगा, ये एग्जैक्टली 12 डबल नहीं होगा। 12 1 12, ये मतलब 18 बन जाएगा। आप अगर देखें 6 बढ़ जाएगा ऑलमोस्ट। तो बेटा ये 18, 18 का मतलब 1.8, तो ये 6 7 है, तो 1.9 या 1.8 समथिंग, 1.86, 1.87, इस तरह का कोई आंसर आएगा मैक्सिमम। ओके। तो बेटा इस तरीके से, और जब ये जाएगा तो ये 12 था, तो ये पावर एक नीचे पीछे आ जाएगी, आपको +1 करना पड़ेगा, तो ये -23 बन जाएगा। सो द आंसर विल बी समथिंग वेरी वेरी क्लोज टू, आप कैलकुलेटर से चेक कर लें। 1 पॉइंट, मैं कर लेता हूँ 85 इंटू 10 पावर -23। ये मैंने अपने पास से किया, मैं अभी से कैलकुलेटर से चेक भी कर लेता हूँ। लेट मी चेक, आपकी आप भी चेक कर लें। जी उसने इसको 2 ही मान लिया, उसको उसने 20 बना दिया है। बहरहाल करीब करीब ये 1.9 हो या 2.0 हो, तो जो क्लोज क्लोज आंसर होगा, उसने इसका आंसर लिखा है 2.04, 2.004 मल्टीप्लाई विद 10 पावर 20 -24। तो जब जा रहा है ये 2 कर लिया है, तो फिर आपके पास आपको अंदाजा होगा कि बेटा आपने वापस पॉइंट्स में पीछे नहीं जाना। चलें जी बेटा, इसी तरीके से आप राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके पास तो कैलकुलेटर होगा नहीं। तो ये जितनी आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, यानी आप देखें ये 1.6 है, तो 7 को आप नेग्लेक्ट करके आप इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दें या 1.6 से मल्टीप्लाई कर दें। सो ऐसे भी आप कर सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई विद 1.6, सो 6 2 12, 6 1 6 +1 7, and 12 1 12, so 2 7 2 9 1, so it will be become, एक के बाद पॉइंट है तो 19.2, so 19.2 1.9 which is approximately close to 2। ओके। तो इस तरीके से ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं होगी, लेकिन विदाउट कैलकुलेटर आपको इतनी मुश्किल कैलकुलेशन आएगी भी नहीं, एक राउंड ऑफ कैलकुलेशन ही आएगी। और उस चैप्टर के अंदर हम बगैर कैलकुलेटर के बहुत सारी कैलकुलेशंस करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि राउंड ऑफ कैलकुलेशन कैसे की जाती। मैं भी आपके सामने फिजिकली यहाँ पे बैठ के ही करूंगा, कोई पहले से प्रिपेयर्ड कैलकुलेशंस नहीं होंगी मेरे पास। ओके जी। तो ये था बेटा एक एग्जांपल। इसी तरह आप मुझे आप फाइंड करके बताएं, शाबाश। अब आपने किलोग्राम में फाइंड करना है। आपने मुझे बताना है बेटा 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 का मैस बताना है बेटा किलोग्राम में, या फिर 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का मैस आपने बताना है मुझे ग्राम्स में। ये दो सॉल्व करके मुझे बताएं, शाबाश। शाबाश जल्दी करें।
यू हैव 2 मिनट्स। मैं आगे नहीं जा रहा, शाबाश। जी, तो बेटा ये हो जाएगा। मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। सल्फर का होता है बेटा 32 और ऑक्सीजन दोनों का हो जाएगा 64। तो आप 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 इंटू 10 रेज पावर -27 से दिस टाइम। और इस केस में आप क्या करेंगे, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन तो 14 होता है। सो 14 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.67 ग्राम में 10 रेज पावर -24 से। तो इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा एक एटम का। फिर बेटा एक एमसीक्यू है, फॉर एग्जांपल यहां से हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज मैस ऑफ, ये मैं सिर्फ ऑप्शन से लिखूंगा। व्हाट इज मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो ऐसे पूछा जा सकता है। 18 ग्राम, 16 ग्राम, 18 AMU, 16 AMU। जी, कौन सा राइट आंसर है बेटा? जी, एक मालिक्यूल का क्या होगा? गुड, यही होगा सी, 18 एम। और अगर मैं एक मोल का कहता तो मोल के केस में हम ग्राम लेते, और एक मालिक्यूल का कहा है तो उसके लिए हम क्या लेंगे? 18। डन। चलें जी बेटा, इसको भी आप लेक्चर को नोट कर लें, शाबाश। चलें जी बेटा, अब वो बात करते हैं नेक्स्ट मोलर मैस की, जो थोड़ी सी बेटा आप लोगों के लिए मुश्किल भी बनता है। और आप कहते हैं कि सर ये याद करने हैं, तो फिर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से आपने याद करने हैं, उनको हम लिखेंगे भी ताकि आपको वो याद करवाए जा सके। ओके। सो नेक्स्ट है बेटा आपके पास, हमारे पास मोलर मैस, यानी एटॉमिक मैस। तो याद करेंगे और उससे हम मोलर मैस क्या करेंगे बेटा? कैलकुलेट करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं जी, एटॉमिक मैसेज को याद करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं बेटा, तो मेरे पास जो राउंड ऑफ वैल्यूज है मैं वही लिखूंगा। हाइड्रोजन का होता है बेटा 1, एग्जैक्ट तो 1.008 होता है, या 1.00, मोर प्रिसाइजली 79। लेकिन हम लेंगे 1 AMU। अब मैं यूनिट नहीं लिख रहा, आपने मान के चलना है कि एक में एटम का लिख रहा हूँ, और ये चूंकि एटम का लिखेंगे तो यूनिट क्या होगा? AMU ही होगा। ये लो। हाइड्रोजन के बाद हीलियम का देखें बेटा, तो होता है 4 AMU। हीलियम, लिथियम में ऐसे लिख देता हूँ, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये पहले 30 का हमें याद करना पड़ेगा, 30 एलिमेंट्स का। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर होगा बेटा पोटाशियम और कैल्शियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये सारे एलिमेंट्स हैं बेटा। तो बारी बारी इनके हम क्या लिखते जाते हैं? मोलर मास निकलते जाते हैं। तो अगर हम बेटा देखें, तो लिथियम का होता है 7, बेरिलियम होता है 9, बोरॉन होगा 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन होता है 18, 19, 18 पॉइंट होता है, नियॉन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27 AMU सबके साथ है। अगर हम, एक मिनट सॉरी बेटा, सिलिकॉन का देखें, होता है 28,
फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन होता है बेटा 35.5, आर्गन होता है बेटा 40, पोटाशियम होता है बेटा 39। अब आपको लगेगा यहाँ पे आगे जा रहे हैं लेकिन कम हो रहा है, तो ये याद रखिएगा। बेशक एटॉमिक नंबर बड़ा है लेकिन मैथ नंबर थोड़ा सा, या एटॉमिक मैथ थोड़ा सा कम हुआ है। अगर हम प्रिसाइजली लिखें तो मैं आपको प्रिसाइज वैल्यू बता देता हूँ जिससे आपको ये समझने में ज्यादा आसानी होगी। इसका होता है बेटा 39.948। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप लिखो तो ये होता है 39.948, और इसकी होती है 39.0, और ये होता है मेरे ख्याल में इसके बाद कुछ तरह के डिजिट्स होते हैं 9 समथिंग, तो वो होता है। तो ये 39 होगा, और ऊपर वाला क्या होता है 40। इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं। कैल्शियम होता है बेटा 40। अब बेटा ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इन सब के याद करना, स्पेशली दो तीन के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से अक्सर पूछा भी जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्कैंडियम होता है बेटा आपके पास 45, टाइटेनियम होगा आपके पास 48, विनीडियम होगा आपके पास 51, क्रोमियम होगा बेटा आपके पास 52, मैंगनीज होगा आपके पास 55, आयरन होगा बेटा 56, कोबाल्ट होगा बेटा 59, निकल भी होगा 59, कॉपर होगा जी 63.5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिंक होता है 65। यहाँ पे एक और पूछा जाता है बेटा, और वो अक्सर उसमें से न्यूमेरिकल वगैरह आ जाते हैं, वो आपको आना चाहिए, वैसे ये दी भी होंगी। ब्रोमीन वो होता है 80। तो अगर आप देखें बेटा, तो इन सब में ना जो ट्रांजिशन है, अगर ये बेटा पहली बात है सारे याद करें, लेकिन अगर आप नहीं याद करना चाहते लेकिन तो कम से कम इनके लाजमी याद करें। क्रोमियम और मैंगनीज, सॉरी आयरन भी है, कॉपर, और ये बेटा ब्रोमीन, इनके आपने लाजमी याद करने हैं। तो तभी जाके बेटा क्या होगा, आपको कुछ समझ आएगी न्यूमेरिकल करने की। इन सब के यूनिट्स मैंने एक एक एटम के लिखे हैं, तो क्या है एएमयू। तो अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो ग्राम्स या किलोग्राम्स में, तो 1.67 इंटू 10 पावर -27 या -24 डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ग्राम या किलोग्राम में भी आपको आंसर मिल जाएगा। इस स्लाइड को बेटा या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इसको नोट कर लें, शाबाश। जी। अब बेटा आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। नेक्स्ट है जो हमारे पास डेट इज कि कुछ मोलर मैसेज कैलकुलेट करने हैं बेटा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ मोलर मैसेज तो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि आपके पास एक बेटा क्या होगा, टोटल मिनट होगा जिसमें आपने एक एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो फिर और बाज एमसीक्यूज पे ज्यादा टाइम लगता है, तो फिर आपको बाज एमसीक्यूज लेस देन 1 मिनट में भी सॉल्व करने पड़ेंगे। सो इसलिए ये मोलर मैथ जो कॉमन है, जैसे कि बेटा वाटर का है, आपको अभी तो सॉल्व करवा देता हूँ लेकिन आपको जबानी भी पता होना चाहिए कितना होता है। सो 2 × 1 + 16 = 18 AMU। ये पांच छह जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। ये लेफ्ट लाइन में जो मैं लिख रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, या फिर यूरिया है। ये आपको जबानी याद होने चाहिए। ओके। तो कार्बन का कितना होता है बेटा 12, प्लस दो ऑक्सीजन का, एक का 16, दो का 32, तो ये होगा बेटा 44 AMU। सल्फर का देखेंगे तो 32 होता है बेटा, प्लस दो ऑक्सीजन का कितना होगा 32, सो 64 AMU। इसी तरह कार्बन बेटा होगा 72, क्योंकि 6 कार्बन है, +12, प्लस 6 आपके पास ऑक्सीजन है, तो 16 6 R 96, तो ये हो जाएगा 180 AMU। नेक्स्ट है बेटा आपके पास कार्बन हो गया 144,
22 और ऑक्सीजन हो गया 11 × 16। तो ये सॉल्व करें तो ये आंसर आता है बेटा आपके पास 342 MU। ये जबानी याद होने चाहिए बेटा आपको। और इसी तरह ये हो जाएगा 2 × अगर आप सॉल्व करें इसको तो ये बनेगा नाइट्रोजन 14 +2 और प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16। सो दिस विल बी इक्वल टू 60 AMU। ओके। तो इस तरह बेटा हमने मोलर मास निकालने हैं। तो तभी बेटा हम क्या करेंगे, ये इन चीजों को मजीद आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।